राहुल, मैं श्रीकांत जी की बात से ही शुरू करूंगा कि हाँ, उन्होंने खत्म हम्म। किया आखिर में। उन्होंने लाइन कही कि जैसा हम समाज बना लेते हैं, जैसी हम सोच बना लेते हैं, वैसे ही शासक या वैसी ही व्यवस्था हम डिजर्व भी। इसका एक एग्जांपल मैं तुम्हारे शो से लेता हूँ। अभी इससे पहले योगेश जी कह रहे थे कि बीजेपी का आप पॉलिटिकल वो देखिए कितना स्किलफुल है, कितना ज्यादा वो मतलब किलर इंस्टिंक्ट वाली जो बात। अब मसला ये है कि जो चीज नैतिक और अनैतिक है, वो जो एक नैतिकता और अनैतिकता के बीच में जो लाइन थी वो ब्लर हो। हम मतलब असंवैधानिक चीजों को या संविधान के दायरे में या संविधान में लूपहोल तलाशने, जो जिसे हम कहते हैं कि छल कपट है, या किसी भी तरीके से सत्ता हासिल कर लेना, या सरकारें गिरा देना, या सरकार में तोड़फोड़ कर लेना, या सत्ता में बने रहना, उसे हमने नैतिकता या अनैतिकता के जो आवरण है उससे बाहर निकाल के अलग रख, मतलब हमने उसे स्वीकार्य बना लिया है कि जो हो रहा है ठीक है और ये अच्छा हो रहा है। मतलब अगर एक आदमी, यही हम चार में से बैठ के, और दो आदमी उससे इंस्पायर्ड है, तो मतलब 50% सपोर्ट उसे मिल गया। और जब ये सपोर्ट मिल गया तो सत्ता को उससे थोड़ी सी हिम्मत और मिलती है, वो थोड़ा एक कदम और आगे जाता है, बोले एक प्रैक्टिकल और करके देखते हैं। जब ये नैतिकता खत्म होगी तो आगे भी नैतिकता है। आटा दाल जो, अब इतिहास में, हमारे इतिहास में नहीं लेकिन हमने इतिहास में एक मतलब एक महाकाव्य की तरह ही पढ़ा है भाई उसे। और वो बड़ा पॉपुलर डायलॉग है कि अगर ये रोटी नहीं खरीद सकते तो ब्रेड क्यों नहीं खाए। तो अब जो सोशल मीडिया वाला जो क्लास है, या जो हमारा जो मध्यम वर्ग है, और इसकी जिम्मेदार कांग्रेस को हम बताऊंगा किस लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। उसने एक ऐसा वर्ग तैयार कर दिया है जो हर चीज का एक अल्टरनेट लिए बैठा है। आप सवाल करेंगे रोटी पे टैक्स है, तो कहेगा 10 ही रुपए की तो रोटी खाते हैं, 50 पैसे टैक्स देने में क्या परेशानी है भाई। भाई 10 रुपए की रोटी पे 5% कितना, 50 पैसे टैक्स बैठ रहा है। आप दिन भर में डेटा पे तो 10 रुपए खर्च कर रहे हैं, और सरकार को 50 पैसे देते हुए आपको परेशानी हो रही है। तो भाई वो तो लीगल हो गया, उसमें फिर सरकार को यहाँ और हिम्मत मिलेगी। आज 5% है, और मैं तो कहता हूँ 5% कम है। रोटी को जिस दौर में 2/3 पॉपुलेशन, मतलब 80% लोग राशन के थैले पे डिपेंडेंट हो गए, या मान लीजिए कि एक बड़ा तबका भुखमरी के कगार पे, या देश में सरकार खुद कह रही है कि 80 करोड़ झोले हमने राशन के बांटे, मतलब 80 करोड़ लोग जो हैं उसके बेनिफिशियरीज हैं, तो 80 करोड़ लोग उस दायरे में है जो राशन के झोले के बिना नहीं जी। तो जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन या दो पॉपुलेशन रोटी से दूर है, या उसके लिए राशन एक बड़ा मुद्दा है, तो रोटी लग्जरी है, तो रोटी पे लग्जरी टैक्स क्यों नहीं लग रहा है? या रोटी को 5% वाले दायरे में क्यों है? आप लग्जरियस आइटम में रखिए, आप सीधा 18-24% वाले स्लैब पे लेके जाइए। और उस पे हो सकता है कि फिर आप सेस भी लगाइए कि भाई आप अमीर आदमी हैं, तो आप जो है एक विकास शुल्क के नाम पे 50 पैसे और दीजिए। आप, चूंकि गेहूं काटा जाता है और गेहूं खेतों में बोया जाता है, आप अभी देखिए ना, अभी रिसेंटली बिहार में, आप तो कह रहे हैं आटे के ऊपर, बिहार में जो खेतों में ट्यूबवेल है, उन्हें नोटिस मिला है कि भूजल दोहन के लिए आपको हर साल 10,000 रुपए अतिरिक्त चुकाना होगा। और ये जाहिर सी बात है सिर्फ बिहार में नहीं होगा, पूरे देश में होगा, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे ये भूजल दोहन का जो मसला है वो वहां से शुरू हुआ है। तो अब ट्यूबवेल पे पहले ट्यूबवेल का बिल नहीं आता था, अब ट्यूबवेल के लिए कह दिया गया कि नहीं साहब, आप बिजली के कंज्यूमर हैं, अब आप प्रोड्यूसर हैं और आप उत्पादक हैं, तो आप कमर्शियल का एक जो है एक खेती के लिए कनेक्शन लीजिए, मीटर लगा के बिल पे कीजिए, और बिल पे कर रहे हैं किसान। पर उन्होंने उसे स्वीकार। अब जो था, अब ये धीरे धीरे करके आप फिर वही बात कि, अब मैं आज ही सुबह बल्कि एक जगह मैंने लिखा भी कि आप गेहूं पर या आटे पर अगर जीएसटी लगा रहे हैं तो वो अधूरी है, क्योंकि उसमें लॉजिकली आपने जो उसका उत्पादक है, या जो उसका जो मूल स्रोत है, उसे आपने टैक्स नेट से बाहर कर रखा है। असलियत में तो आटे पर जीएसटी तब कामयाब होगा जब किसान को जो है जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कि मैं उत्पादक हूं। भाई बेच तो वो रहा है खेत से, आप रिवर्स इनपुट कहां से लेंगे, या इनपुट क्रेडिट कहां से लेंगे? इनपुट क्रेडिट तो ओनर, वहां प्रोड्यूसर से मिलना चाहिए। ये आधा अधूरा जीएसटी है भाई। अगर इसे सरकार की टर्म में बात करें, तो मैं तो कहता हूँ किसान को भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कीजिए आप, कि वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराए, अपना क्वार्टरली रिटर्न जिस तरीके से और उत्पादक और जो दुकानदार हैं वो भर दीजिए। क्योंकि अब नैतिकता और अनैतिकता का सवाल नहीं है, अब मसला ये है कि जी सरकार की जी। जो कमाई के स्रोत है, सरकार के पास, अब देखिए ना, अभी पिछले आप 2 साल के अंदर अगर सरकार की आय के मुख्य स्रोत अगर आप देखेंगे, दो जगह से, एक राजस्व प्राप्तियां जो टैक्सेस से आ रही हैं, और दूसरा जो जुर्माने से आ रही है।
मेरे यहाँ अभी मुरादाबाद मंडल में रिसेंटली अखबार में बड़ी बड़ी बोल्ड के साथ खबर छपी एक फ्रंट पे कि कोरोना काल में लोगों से जुर्माना वसूल करके मुरादाबाद में 80 करोड़ रुपए लोगों से वसूले गए। वो आपके नागरिक थे, नागरिक को पेनलाइज कोई देश नहीं करता है। मतलब सजा देने की नीयत से कभी कानून नहीं बनते हैं, लोगों को सुधार की बात या लोगों की अगर सुरक्षा की बात हुई तो आप पेनलाइज नहीं करते। फिर इसी तरीके से अभी अगर आप देखिए पिछले एक महीने के अखबार उठाकर देख लीजिए, अलग अलग जिलों के पिछले मतलब अप्रैल के आसपास अप्रैल के आसपास के अखबारों में तमाम जिलों में उत्तराखंड से लेकर यूपी और बिहार तक हर जगह खबर छपी कि मोटर वाहन एक्ट के तहत जुर्माने के तहत हमारे जिले में इतने करोड़ की रिकवरी हुई, इतने करोड़ की रिकवरी हुई। उसी तरीके से जुर्माने की जो रकम है वो सरकार की आय का मुख्य स्रोत बन गया है। तो जब जुर्माना स्रोत है तो भाई टैक्स भी होना चाहिए, टैक्स से क्यों बाहर रहेंगे आप? तो टैक्स आप फिर आप जस्टिफाई करने के लिए आपके पास रीजन आप कह रहे हैं साहब 80 करोड़ लोगों को आप झोला बांट रहे हैं, उनसे तो कुछ नहीं कह रहे, आप थोड़े से लोगों पे टैक्स लग गया तो परेशानी है। उनका खर्चा कहां से निकलेगा? अब खर्चे का जो जोड़, खर्चे की जड़ क्या है? मसला यहाँ है कि आपने तमाम जो पीएसयू थे उनका एक डिविडेंड आता था, सरकार का 1/3 खर्च उससे निकलता था। सारे पीएसयू का आपने जो इनकम या कमाने वाले जो पीएसयू थे सब आपने धीरे 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 करके आपने सरकारी से निकाल दिया। आप मतलब पेट्रोलियम कंपनी से लेकर आप देखिए उनमें ज्यादातर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की जो गैस बेच रहा है, पेट्रोल पे देखिए अडानी का टैग लगा हुआ है। या तेल जो बेच रहे हैं, तेल की जो ओनरशिप है, आप स्टेक देखिए उसका पीछे जो शेयर होल्डिंग है उसमें 40-41% की शेयर होल्डिंग एसआर के पास या अंबानी के पास या अडानी के पास। तो अब वो कमाई तो जा रही है प्राइवेट ओनर के पास, सरकार चले कहां से? सरकार का खर्च भी है भाई, आपको प्लेन भी खरीदने हैं, आपको फ्लीट भी हर साल कारें भी चेंज करनी है, आपको Y+Z+ सुरक्षा ऊपर से नीचे तक हर आदमी को देनी है, आपको सेक्रेटरी की सैलरीज भी निकालनी है, आपको अपने अपने जो भाई भतीजावाद भी करना है, आपको कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियां वो एम्प्लॉय भी रखने हैं, अपने प्राइवेट सेक्रेटरीज भी रखने हैं, अपने बंगलों की मरम्मत भी करने। पैसा कहां से आएगा? तो पैसा तो आप देंगे भाई, आपने सरकार चुनी, आपकी जिम्मेदारी। जिसने वोट दिया है वो टैक्स भी देगा, जिसने सरकार बनाई है सरकार चलाने की जिम्मेदारी भी उसकी है, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। आप दीजिए और भुगतिए उसे, आप उससे कैसे भाग सकते हैं? जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।